हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं रिवीजन 9 से लेकर के 16 जुलाई तक के करंट अफेयर्स का। 1 से लेकर 8 तक का हो चुका है। आज हम करेंगे ये। ओके। सबसे पहली न्यूज़ क्या है? सबसे पहली न्यूज़ थी कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बना है इंडिया में जिसने एक्सक्लूसिव रिसर्च और डेवलपमेंट पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया है। विच स्टेट इज़ दिस? कर्नाटका। Karnataka is the first state in India to establish an exclusive research and development policy. इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। उस टास्क फोर्स के प्रोफेसर और मतलब जो उसको उस टास्क फोर्स को हेड करेंगे उनका नाम है प्रोफेसर अशोक एस सीतार और वो वाइस चांसलर है KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में विच इज़ इन कर्नाटका, जो कर्नाटका में ही है। इसमें वाइस चांसलर है कौन? अशोक एस सीतार। फाइन। ओके। एंड ये जो पॉलिसी जो ये लोग बना रहे हैं बहुत सिंपल पॉलिसी है और बेसिकली ये पॉलिसी जो बनेगी ये रिलेवेंट होगी टू पीपल्स डेली लाइफ। लोगों की जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए पॉलिसीज इस्टेब्लिश की जाएंगी। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है और उस रिपोर्ट का नाम है बेंचमार्किंग इंडियाज़ पेमेंट सिस्टम। इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम है उसको बेंचमार्क करना है एंड फॉलो ऑन एक्सरसाइज। ये पूरा का पूरा नाम है बेंचमार्किंग इंडियाज़ पेमेंट सिस्टम फॉलो ऑन एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया एमर्ज एज द लीडर। ओके। इन लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जितनी भी लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है उसमें इंडिया लीडर रहा है। ठीक है। इंडिया एमर्ज एज द लीडर इन लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। अब लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन से होते हैं? जैसे RTGS हो गया। ठीक है। जैसे RTGS हो गया और लार्ज वैल्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इंडिया इज द लीडर। इंडिया लीडर है। RBI ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू किए इससे रिलेटेड। गाइडलाइंस इशू किए नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए। जितने भी नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस इशू की है, जिसमें सारे के सारे नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो अपने मैनेजमेंट में कोई भी जो ये ऑपरेटर अपने मैनेजमेंट में किसी तरीके का चेंज करते हैं या फिर अपनी जो पेमेंट की एक्टिविटी है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरी एंटिटी में, और जो ऑथराइज नहीं है ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, जो एंटिटी ऑथराइज नहीं है और उस एंटिटी को अगर कोई नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो जितने भी पेमेंट एक्टिविटीज़ है इट विल हैंडल इट। इन दैट केस इट हैज़ टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा और ये अप्रूवल और बोल सकते हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 15 कैलेंडर डेज़ के अंदर अंदर। 15 कैलेंडर डेज़ के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर कोई भी चेंज हो रहा है मैनेजमेंट में या फिर कोई भी चेंज हो रहा है पेमेंट की एक्टिविटीज़ में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक स्टेट ओन्ड एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। स्टेट ओन्ड एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है पेमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट साइन किया है बेसिकली। किसके साथ किया है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑफ अराउंड 30 बिलियन जापानीज येन। 13 बिलियन जापानीज येन का ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। फाइन। और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बेसिकली उसने लोन प्रोवाइड किया है कौन से इनिशिएटिव के अंदर? ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर लोन प्रोवाइड किया है। और
ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है ये इस इनिशिएटिव के अंदर किया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फुल फॉर्म क्या है ग्रीन की। सो ग्रीन की फुल फॉर्म है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रिजर्वेशन, यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को बचाने के लिए और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल एक्शन है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बचाया जा सकता है, रिकंसाइल किया जा सकता है और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन को किया जा सकता है। सो ये इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। फाइन। अब जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर सिंह ढिल्लो। फाइन। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर में है। सो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रविंदर सिंह ढिल्लो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? सो नेक्स्ट है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक लॉन्च किया है एक स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन को लॉन्च किया है किसने? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्मार्ट वैल्यू चेन को 1 सेकेंड। सो स्मार्ट कैपिटल वैल्यू चेन को लॉन्च किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। और इससे क्या होगा बेसिकली, जो अभी 2 प्रोडक्ट इसके चल रहे हैं इस इंश्योरेंस कंपनी के, वो कौन कौन से हैं? एक तो है MLSWP यानी कि मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान, मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान। और दूसरा है मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान। सो मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ प्लान और दूसरा है मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ एडवांटेज प्लान। फाइन। और इसके दोनों के दोनों बेनिफिट्स को मर्ज करने के लिए ये एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो चल रहे हैं इसीलिए ये लॉन्च किया गया है स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। अब जो ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है प्रशांत त्रिपाठी और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है। सो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है प्रशांत त्रिपाठी, किसके? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? उस इनिशिएटिव का नाम है स्टार्टअप स्कूल इंडिया। इस इनिशिएटिव का नाम है स्टार्टअप स्कूल इंडिया। और ये बेसिकली जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा इन अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम में जो नॉलेज हम एक्यूमुलेट करते हैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम ने, जो जिससे क्या होगा स्मॉल सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ेंगे उनको स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी मिलेगी। दे कैन ऑल्सो नो कि स्टार्टअप ने भी करियर इस्टेब्लिश बनाया जा सकता है। ओके। they can to basically enable startups in small cities and so that they can overcome various challenges related to it। और ये इनिशिएटिव बेसिकली अराउंड 10,000 स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा ऑल्सो। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में जितने भी स्टार्टअप्स हैं टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में उसमें 10,000 स्टार्टअप्स को ये हेल्प करने वाला है। फाइन। और जो ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया होता है ना, ये एक 9 वीक का प्रोग्राम है। 9 वीक का ये पूरा प्रोग्राम है और जिसको डिलीवर किया जा रहा है वर्चुअली। ठीक है, ये फिजिकली नहीं हो रहा है, इट इज़ वर्चुअल प्रोग्राम। और इसमें बेसिकली जितने भी गूगल के लीडर्स हैं और जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं अक्रॉस द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम के जो जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं वो बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड बात करेंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड बात करेंगे,
नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। ओके, इसमें ही सेम इसी न्यूज़ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बेस है स्टार्टअप्स के लिए वर्ल्ड में। सो वर्ल्ड में इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट बेस फॉर स्टार्टअप्स के लिए इन द वर्ल्ड। इसमें नियरली 70,000 स्टार्टअप्स है कि इसमें इंडिया में अराउंड 70,000 स्टार्टअप्स है। और पहला जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है, फर्स्ट मैक्सिमम स्टार्टअप्स जो है वो यूएस में है, सेकंड नंबर पे चाइना आता है, और थर्ड नंबर पर स्टार्टअप्स की बात करें तो अराउंड विद 70,000 स्टार्टअप्स इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट बेस। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है जी किशन रेड्डी से रिलेटेड। जी किशन रेड्डी, ही इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये मिनिस्टर है कल्चर के, टूरिज्म के एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, ठीक है। सो इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्टेट मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमेटी। जी किशन रेड्डी, who is the Union Minister of Ministry of Culture, Tourism and Ministry of Development of North Eastern Region, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडिया जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है यूनेस्को की, उसकी स्टेट मेंबर इलेक्ट हो चुकी है। सो स्टेट मेंबर इलेक्ट हो चुका है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का। कौन सी किसकी कमेटी है? ये कमेटी है यूनेस्को का जो 2003 कन्वेंशन था उसमें स्टेट मेंबर बना है इंडिया। कौन बना है? कौन सी कंट्री बनी है? इंडिया बनी है। और बेसिकली किस लिए हुआ था ये यूनेस्को 2003 कन्वेंशन? फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जितने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उनको बचाने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। फॉर 2022-26 साइकिल, 2022 से लेकर 2026 तक की जो पूरी की पूरी साइकिल है 4 साल की, उसके लिए ये इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ स्टेट मेंबर फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2022-26 साइकिल। 4 साल की पूरी ये साइकिल है, इसके लिए इंडिया स्टेट मेंबर इलेक्ट हुआ है। ओके, एक और चीज़ है कि जो ये जो इलेक्शन हुआ है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में जिसमें इंडिया इलेक्ट हुआ है, ये हुआ था 9th जनरल असेंबली। एक 9th जनरल असेंबली 9th एडिशन था यूनेस्को 2003 कन्वेंशन का। उसके जो हुआ था कहाँ पे? पेरिस में हुआ था, 5 से लेकर के 7 जुलाई के बीच में पेरिस में हुआ था। तो वहाँ पे ये कन्वेंशन, वहाँ पे ऐसा ही अनाउंसमेंट हुआ है। फाइन। ऑल्सो इंडिया इससे पहले भी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में स्टेट मेंबर रह चुका है, 2 बार रह चुका है, 2006 से लेकर 2010 तक के लिए और 2014 से 18 के बीच में। सो 4 साल का पूरा साइकिल होता है, तो एक बार जो इलेक्ट होता है वो 4 साल तक रहता है। सो पहले भी रह चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये नेक्स्ट 6 हो गए ख़त्म। ओके, अब चलते हैं 7th पर। 7th है, इसका जो है, जो मैं ये नोट्स बना रही थी वो वाली वीडियो भी है, अगर आपको देखना है तो पूरा कंप्लीट है। सो 7th न्यूज़ क्या है? 7th न्यूज़ जापान से रिलेटेड है। सो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले लीडर थे, जिनका नाम था शिंजो एबे, who was 67 years old and he was shot by whom? इनकी डेथ हो गई है और इनका बेसिकली मर्डर हुआ है, और किया किसने? उस का नाम है तेत्सुया यामागामी। देखिए नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी, सो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तेत्सुया यामागामी,
और ये नारा सिटी का रहने वाला था। 41 ईयर ओल्ड इसकी एज थी। और सो बेसिकली इनकी डेथ हो गई है। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। फाइन, ओके। और ये प्रेसिडेंट थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये प्रेसिडेंट थे। फाइन, उसके बाद और जनवरी 2022 में ही, ठीक है, जनवरी 2022 में ही उनको नेताजी अवार्ड दिया गया था। नेताजी अवार्ड 2022 किसने दिया था? नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने दिया था। नेताजी रिसर्च ब्यूरो, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने दिया था। और कब दिया था? ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ पर ये अवार्ड दिया गया था शिंजो एबे जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है ट्यूबरकुलोसिस को रिड्यूस करने के लिए और ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। किस किस के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बीच में एंड सेंट्रल टीबी डिवीज़न के बीच में। और ये सेंट्रल टीबी डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। सेंट्रल टीबी डिवीज़न, ओके। सो ये जो टीबी डिवीज़न है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही काम करती है। सो दो मिनिस्ट्री के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इसका एम है कि इरेडिकेट करना, ख़त्म कर देना ट्यूबरकुलोसिस को बाय 2025 तक, ये इनका टारगेट है। और ओके, सो ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है भाई, इसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, जो इंडिया की नोडल एजेंसी है फॉर इंटरपोल मैटर्स। जितने भी इंटरपोल मैटर्स होते हैं उसके लिए जो इंडिया की नोडल एजेंसी है वो CBI है। और उसने बेसिकली ज्वाइन किया है इंटरपोल का जो इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस है उसको ज्वाइन किया है। सो इंटरपोल का ही चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस, इंटरपोल का ही चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस, तो उसको ज्वाइन किया है किसने? CBI ने। और ऐसे ही करने वाली ये 68th कंट्री बनी है, 68वीं कंट्री बनी है ऐसा करने वाली इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस। फाइन, ओके। सो ज्वाइन करने वाली इंटरपोल का जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस है उसको ज्वाइन करने वाली CBI और इंडिया 68th कंट्री बनी है। अब ये इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या होगा, जितना भी है मतलब जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसेस होते हैं उसमें नो दे कैन यूज़ द इमेजेस, दे कैन यूज़ द वीडियोज़। ये डाटाबेस, इसके पास वीडियोज़ रही होंगी, इसके पास इमेजेस रहेंगी जिससे वो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसेस को रोक सकता है और विक्टिम को बेसिकली बचा सकता है। फाइन, अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट फॉर्म इसकी इंटरपोल है, इसके सेक्रेटरी जनरल है जर्गन स्टॉक। जर्गन स्टॉक इसके सेक्रेटरी जनरल है। और ये इंटरपोल इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? लियोन, विच इज़ इन फ्रांस। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। और इसमें 195 कंट्रीज़ है टोटल।
मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 195 कंट्रीज़ है। सेक्रेटरी जनरल जर्गन स्टॉक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने एक यूनिवर्स का लॉन्च अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब ये यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स है बैंक बैंक का जो मेटावर्स वर्चुअल लाउंज है। बैंक्स, जितने भी बैंक होते हैं उनका मेटावर्स वर्चुअल लाउंज, बैंक्स मेटावर्स वर्चुअल लाउंज है। और यूनिवर्स का लॉन्च किया है। उसके साथ साथ में एक और चीज़ का लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट। ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। इसका भी अनाउंसमेंट किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड यूनिवर्स विच इज़ अ बैंक्स मेटावर्स वर्चुअल लाउंज। एंड उसके साथ साथ में ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट का भी लॉन्च किया है। और कहाँ पे हुआ है? सारा का सारा लॉन्च हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। बेसिकली जो यूनिवर्स है इसको लॉन्च करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा इंडियन बैंक बन चुका है जिसने वर्चुअल शॉप ओपन की है फॉर पब्लिसिटी के लिए। वर्चुअल शॉप को ओपन किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसीलिए ये भारत का ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने वर्चुअल शॉप ओपन की है पब्लिसिटी के लिए। और यूनिवर्स एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा बैंकिंग का सारे के सारे कस्टमर्स को। फाइन। अब जिससे कस्टमर्स अपनी इंफॉर्मेशन सारे के सारे, चाहे वो बैंक के डिपॉजिट से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड हो, डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड हो, तो वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वो देख सकता है। और जो ये मेटावर्स वर्चुअल लाउंज है जिसे यूनिवर्स बोल रहे हैं, उसके साथ उसने पहले कोलैबोरेशन किया था टेक महिंद्रा के साथ। पूरा इसे यूनिवर्स को लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन किया था। और बेसिकली जो प्रोवाइड करता है क्रिएटिव एंड कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 11। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज सेट टू इस्टेब्लिश, और कह सकते हैं हैज़ अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम ऑपरेशनल हब का इस्टेब्लिशमेंट अनाउंस किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अप्रूवल दे दिया है कि एक इंटरिम ऑपरेशनल हब इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसका पहला ओवरसीज़ हब, फर्स्ट ओवरसीज़ हब कह सकते हैं, फर्स्ट ओवरसीज़ ऑफिस कह सकते हैं, वो बनेगा आबू धाबी में। और आबू धाबी कहाँ पे? यूनाइटेड अरब इमिरेट में है। फाइन। ओके। सो जितने भी ये जो इंटरिम ऑपरेशनल हब बन रहा है, जितने भी पेंडिंग फॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं जो फाइनलाइज नहीं हुए हैं, उनको फाइनलाइज करने के लिए ये इंटरिम ऑपरेशनल हब इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फाइन। और ये हब बेसिकली एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को, जिससे जितने भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज चलती रहती है, ओके, जितना भी पूरा मैनेजमेंट का काम, सुपरविज़न का काम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को देखना पड़ता है, सो वो इफ़ेक्टिवली हो पाएगा। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी सुपरविज़न का वर्क है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वर्क है, वो सारा इफ़ेक्टिवली हो पाए, उसके लिए ये हब लॉन्च किया गया है और इस्टेब्लिश किया गया है। फाइन। और एक और चीज़ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में हेडक्वार्टर है। फ़िलहाल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में टोटल 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे जब ये स्टार्ट हुआ था। उसमें
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पार्ट था स्टार्टिंग में ही। अभी के टाइम में अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास 105 मेंबर्स हैं टोटल, और अराउंड 181 प्रोजेक्ट्स में उसने पोर्टफोलियोज डेवलप किए हैं। पोर्टफोलियो डेवलप किए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने 181 प्रोजेक्ट्स में, और ये सारे के सारे 181 प्रोजेक्ट्स हैं 33 मेंबर कंट्रीज़ में। सो 33 कंट्रीज़ में 181 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके लिए पोर्टफोलियो डेवलप किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, और इससे पूरे की वर्थ है अराउंड 35.7 बिलियन यूएस डॉलर। 35.7 बिलियन यूएस डॉलर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 12। सो एक 3 मेंबर डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश की गई है, और ये इस्टेब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये इस्टेब्लिश की है। और कौन सी पावर को यूज़ करके ये 3 मेंबर डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने? वो किया है सेक्शन 3A एंड सेक्शन 5 ऑफ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 का सेक्शन 3, सेक्शन 3A एंड सेक्शन 5 को की पावर को यूज़ करते हुए ये 3 मेंबर डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। बेसिकली ये हेल्प करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करेगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डीलिमिटेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करेगी ये कमीशन, जिसको होम अफेयर्स ने इस्टेब्लिश किया है। ओके, और जो 3 मेंबर कमीशन है उसमें चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है विजय कुमार देव। विजय कुमार देव इज़ द चेयरमैन एंड ही इज़ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है विजय कुमार देव, और ये चेयरमैन है। फाइन। पंकज कुमार सिंह है मेंबर, और पंकज कुमार सिंह जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में जॉइंट सेक्रेटरी है पंकज कुमार सिंह। और 3rd नंबर पे है, और तीसरे मेंबर है राधीर सहाय। राधीर सहाय बेसिकली एडिशनल कमिश्नर है एमसीडी में, ठीक है, एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर हैं। और जो ये कमीशन है पूरी प्रॉपर, ये 4 महीने में अपनी रिपोर्ट बना के भेज देगी, ठीक है। सो 4 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर देगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 13। ओके, सो एक डाटा आया है, और डाटा रिलीज़ किया है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक डाटा रिलीज़ किया है। और डाटा क्या है? बेसिकली इंडिया ने अपनी पोजीशन इम्प्रूव की है, इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, ठीक है, रैंकिंग इम्प्रूव हुई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस 2022 में, ठीक है। सो जो ये रैंकिंग आई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रीसाइलियंस 2022, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रीसाइलेंस 2022, इसमें जो टॉप 10 कंट्रीज़ है उसमें इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, और इंडिया की पोजीशन मतलब पिछले 4 सालों में इम्प्रूव ही हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो जो टॉप 10 लीडिंग कंट्रीज़ हैं उसमें से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6th पोजीशन पे थी 2019 में, ठीक है। पिछले 4 साल से लगातार इम्प्रूवमेंट हुई हो रहा है। सो 2019 में 6th प्लेस पे थी, अब 2020 में 4th प्लेस पे आ गई है, और 2021 में 3rd प्लेस पे आई, और 2022 में अभी 2nd प्लेस पे आ गई है इंडिया की इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। ओके, सो इंडिया की इकोनॉमी ने कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है, तो 2022 में इसकी पोजीशन 2nd है। और फर्स्ट पोजीशन जो है 2 कंट्रीज़ की फर्स्ट पोजीशन आई है, जर्मनी की फर्स्ट आई है और कनाडा की फर्स्ट पोजीशन आई है। ओके, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, ये हमारा 13 तक कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं 14। आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अच्छा सॉरी अगर पीछे का नहीं दिखा होगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर
14। सो पंजाब नेशनल बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ, और बेसिकली किस लिए किया है, जिससे वो एक डिज़ाइंड प्रोडक्ट्स बेच सके, किसको, और दे सके बेसिकली डिफेंस पर्सनल्स को, जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं उनको डिज़ाइंड प्रोडक्ट्स ऑफर कर सके। स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन प्रोडक्ट्स इन्हीं के लिए है, तो इनको ऑफर कर सके, इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। और ये कौन सी स्कीम के अंदर हुआ है, ये हुआ है पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस स्कीम। पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस स्कीम के अंदर ऐसा हुआ है। ओके, फाइन। और बेसिकली इसमें है क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, ये जीरो बैलेंस सैलरी एंड पेंशन अकाउंट होगा, जीरो बैलेंस सैलरी एंड पेंशन अकाउंट होगा, सर्विंग ऑफिशियल्स के लिए भी और जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी, नॉट ऑफिशियल्स, ऑल द पर्सनल्स, ठीक है, सबके लिए ये है। और डिफेंस के तीनों विंग्स के लिए ये अनाउंस कर रहे हैं, जो तीनों विंग्स हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है कि जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, ये ऑफ़र तीनों विंग्स के पर्सनल्स यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें है क्या क्या, पहली चीज़ है पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर में 50 लाख रुपए देगा पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा केस है एयर एक्सीडेंटल कवर, अगर एयर में कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसमें वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट देगा। और तीसरा केस है पर्सनल एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर, ठीक है, ये डिसेबिलिटी कवर है पर्सनल एक्सीडेंटल, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में 50 लाख देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, सो नेक्स्ट न्यूज़ है जो महाराष्ट्र का महा मेट्रो प्रोजेक्ट है, और ये जॉइंट एंटिटी है, पूरा नाम इसका महा मेट्रो ही है, महाराष्ट्र में ये वर्क कर रहा है, और ये एक जॉइंट एंटिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ओके, और किसके साथ मिलकर के, बेसिकली जॉइंट एंटिटी है स्टेट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, फाइन। और इसका फैसिलिटेशन हुआ है, बेसिकली इसको फैसिलिटेट किया है, और किया किसने है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किया है, एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेशन ने इनका फैसिलिटेट किया है, इनका आधार, इनका ओनर इन्हें अवार्ड दिया है, किस बात का, बेसिकली एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, ओके, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किस लिए दिया है, बेसिकली दिया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट बनाने के लिए, एशिया में सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी डबल डेकर वायाडक्ट बनाने के लिए, और उसके साथ साथ में 3 ऐसे मेट्रो स्टेशंस बनाने के लिए जो उनका हाईवे फ्लाईओवर है, ओके, जिनका हाईवे फ्लाईओवर है, इसलिए दिया है, इसलिए उनको फैसिलिटेट किया है। और एक और चीज़, जो मेट्रो रेल सिस्टम चल रहा है वो सिंगल कॉलम पे चल रहा है, एक एक कॉलम बना रहे हैं और उसके ऊपर मेट्रो के लिए पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है। सो मेट्रो रेल सिस्टम जो है सिंगल कॉलम कॉलम के सपोर्ट पे वो काम कर रहा है। ये हुआ है नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में, नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में। सो इसीलिए फैसिलिटेशन हो रहा है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन के थ्रू, फाइन, ओके। और बेसिकली महा मेट्रो ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके मैक्सिमम मेट्रो स्टेशंस बनाने के लिए ऑन वायाडक्ट पर जो ये सिस्टम है इसके ऊपर मैक्सिमम मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए ये फैसिलिटेशन कराया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू नासा, नासा से रिलेटेड है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी क्रिएट की है और टेस्ट की है बेसिकली। वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है नेशनल और सॉरी नासा ने, और ये ऐसा अपने जैसा पहला है। और कैसे ये टेस्ट कर रहे हैं? बाय रिलीजिंग 78 kg यानी कि 78 kg ऑफ गार्बेज निकाल कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 78 kg ऑफ गार्बेज निकालना और रिलीज करना। इसीलिए इसके थ्रू ही ये टेस्टिंग हो रही है। वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी बोला जाता है जब हम गार्बेज निकालते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और इसी के लिए टेस्टिंग की है किसने? नासा ने ये टेस्टिंग की है। फाइन। और जो ये वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी है बड़ी इफ़ेक्टिव है, और इसको डेवलप किया है नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ने और नैनोरॉक्स ने। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ने और नैनोरॉक्स ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है। फाइन, ओके। और बस इसमें इतना ही है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नेक्स्ट और नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चार्ल्स लेक्लर्क हु रन्स फरारी, जो फरारी चलाते हैं। उन्होंने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। 2022 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर्क जो फरारी चलाते हैं। और ये फार्मूला 1 रेस है। इसमें बेसिकली हुई तो ये ऑस्ट्रिया में थी। सिर्फ इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स लेक्लर्क फरारी चलाते हैं। उन्होंने 2022 के ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। सेकंड पोजीशन पे मैक्स वर्स्टैपन आए हैं जो रेडबुल चलाते हैं, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे लेविस हैमिल्टन आए हैं जो 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, 7 बार वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। उनकी रैंक थर्ड आई है, और ये मर्सिडीज चलाते हैं। ये मर्सिडीज चलाते हैं। और जो ये 2022 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये 11th राउंड था, 11th राउंड था 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। 2022 का फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ये 11th राउंड था। और फाइन, सो बस यही है कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ये थर्ड राउंड था, सॉरी 11th राउंड था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर ये 17 हो गए। अब चलते हैं 18। तो ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, पूरा नाम है ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, और बोल सकते हैं इनको BK सिंगल, BK सिंगल। सो BK सिंगल हु इज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल और BK सिंगल। और ये इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के पियोनियर बोले जाते थे, फादर थे इंडियन इंटरनेट के फादर बोला जाता था इनको। एंड ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82, 82 साल की उम्र में इनकी ही पास्ड अवे, ओके। सिंगल के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट जो है वो है कि इंटरनेट को इंडिया में लेकर आना, जो वो लेकर आए थे 1995 में। इंडिया में इंटरनेट को लेकर आना 1995 में। उससे पहले इंडिया जो था वो इंटरनेट का रूडिमेंट्री वर्जन यूज़ कर रहा था, और 1995 में प्रॉपर इंटरनेट इंडिया में आया विद द हेल्प ऑफ दिस मैन, ठीक है। तो इंडिया का रूडिमेंट्री वर्जन यूज़ कर रहा था उससे पहले, जिसे बोलते थे ईरनेट। वो इंटरनेट नहीं था, वो ईरनेट यूज़ कर रहे थे, और प्रॉपर इंटरनेट आया 1995 के बाद। और ये ईरनेट बेसिकली लिमिटेड था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक, लिमिटेड था सिर्फ और सिर्फ
जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनसे रिलेटेड था और वहीं तक सीमित था और उससे बाहर नहीं था। ओके, अब चलते हैं। और उनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है टेलीकॉम मैन। टेलीकॉम मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन में फ्रंट से लीड करना। और पूरा नाम है टेलीकॉम मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन इंडियाज डिजिटल मिशन। ठीक है, इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 19। सो नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व हुआ है और बोल सकते हैं सेलिब्रेट किया गया है नेशनल फिश फार्मर्स डे। और ये 22nd एडिशन है, यानी कि 22वां एडिशन है नेशनल फिश फार्मर्स डे का। और ये ऑब्जर्व किया गया है 10 जुलाई को। ठीक है, 10 जुलाई को 22nd नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया गया और सेलिब्रेट किया जाता है 10 जुलाई को। और इसको सेलिब्रेट किया डिपार्टमेंट ऑफ फिश ने। और डिपार्टमेंट ऑफ फिश वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर जो डिपार्टमेंट है फिशरी का, उसने इसने ये डे ऑब्जर्व किया है। फाइन। और ये एक इसमें चीज़ भूल गई मैं लिखना, ये 16th फाउंडेशन डे है। ये नेशनल बेसिकली ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का 16th फाउंडेशन डे है। उसी दिन को ऑब्जर्व करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 16th एडिशन बोल सकते हैं किसका, और 16वां बोल सकते हैं नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फील्ड डेवलपमेंट बोर्ड का फाउंडेशन में 16th एडिशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022। और ये पूरे ग्लोब में ऑब्जर्व की गई है और इसको ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022। और इस डे को ऑब्जर्व किया गया है 11 जुलाई, फिशरीज डे 10 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। ठीक है, इन मोर देन 90 कंट्रीज, 90 कंट्रीज से भी ज़्यादा। और इस डाटा के हिसाब से अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डाटा, बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का एम जो है वो ये है कि फोकस करना अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज। जितने भी पॉपुलेशन के इश्यूज होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी अर्जेंसी क्या है, उस पर फोकस करना ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का एम है। और ये फर्स्ट टाइम 1990 में ऑब्जर्व किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व इन 1990। फाइन। और यूनाइटेड नेशन डाटा के हिसाब से जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन मार्क, यूनाइटेड नेशन डाटा के हिसाब से ग्लोबल पॉपुलेशन 7 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी है, पहुंच चुकी है। 2011 में ही पहुंच गई थी 7 बिलियन मार्क। और 2021 में ये अराउंड 7.9 बिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और 2022 में ऐसा एस्टिमेशन किया जा रहा है कि 8 बिलियन हो गया होगा। सो 8 बिलियन, 2011 में 7 बिलियन। फाइन। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जो बेसिकली 27th एडिशन था यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एंड पॉपुलेशन डिवीज़न 2022 का, इसका जो 27th एडिशन है, यानी कि 27वां एडिशन जो है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एंड पॉपुलेशन डिवीज़न, सो 27th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीज़न 2022। सो इंडिया ऐसा प्रोजेक्शन किया जा रहा है
कि चाइना को सरपास कर देगा एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023। 2023 तक आते आते इंडिया चाइना को सरपास कर देगा, ऐसा कहना है। 27th एडिशन आया है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स एंड पॉपुलेशन डिवीज़न का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने कंप्लीट कर लिया 20 तक। सो 21 न्यूज़ 21वीं न्यूज़ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने गाइडलाइंस इशू की है, और गाइडलाइंस इशू की है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जिस स्कीम को सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है, और उस स्कीम का नाम है मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट से, ठीक है, जिसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम बोलते थे पहले। अभी तो इसे मिशन वात्सल्य का नाम दे दिया गया है, लेकिन 2009-2010 से इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम बोला जाता था, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम। और ये बेसिकली है जितने भी चिल्ड्रंस के वेलफेयर्स के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए मिशन वात्सल्य काम करता है, फॉर द वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रंस अक्रॉस द कंट्री। और इस मिशन वात्सल्य का जो प्राइमरी एम है इज़ टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज़ अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड। हर एक बच्चे का इंडिया में एक हैप्पी चाइल्डहुड हो और हेल्दी चाइल्डहुड होना चाहिए। और ऐसा ये किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी है, उनके अंदर, उनके आगे ऐसा किया गया है। ओके फाइन, इतना इसमें काफ़ी है। इसके साथ साथ में जो मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, देखिए मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है ये बेसिकली एनुअल प्लान्स अप्रूव करेगा और फाइनेंशियल प्रपोजल्स को अप्रूव करेगा जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे इस स्कीम के अंदर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ है SBI कैप वेंचर लिमिटेड। सो SBI कैप वेंचर लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म इज SVL। ये एक इंडिया का ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है, इंडियाज ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ टू क्रिएट द ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड को क्रिएट करने के लिए ट्राईलेटरल डेवलपमेंट बोर्ड कोऑपरेशन फंड, ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, इसको क्रिएट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SBI कैप वेंचर लिमिटेड के साथ। ओके, सो इसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा अराउंड 175 करोड़ रुपीस, और जिसे ये अप्रोक्सीमेटली 17.5 मिलियन यूरो है, ठीक है, 17.5 मिलियन यूरो। और ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? ग्लोबल इनोवेशन डेवलपमेंट फंड में। ग्लोबल इनोवेशन डेवलपमेंट फंड में इंडिया 175 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा थ्रू किसके थ्रू? थ्रू ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के थ्रू ये इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। और ये ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड है ना, ये इशू अभी प्लेटफॉर्म ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ओके, सो इसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है प्राइवेट सेक्टर है उनको इंटीग्रेट किया गया है,
और विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट फॉर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, जितने भी लार्ज स्केल बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और स्टेट के सपोर्ट के साथ इसके लिए ये फंड रिलीज किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 23। तो ये है भार्गव दास गुप्ता जी। भार्गव दास गुप्ता बेसिकली इंश्योरेंस इनसे रिलेटेड न्यूज़ है ये, भार्गव दास गुप्ता से रिलेटेड। तो इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 टास्क फोर्स को सेटअप किया है। 2 टास्क फोर्स सेटअप किए किसने? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें ये रिजॉल्व करेगा वो सारे के सारे इश्यूज़ जो इंश्योरर के बीच में है और री इंश्योरर के बीच में है। इंश्योरर के बीच में और री इंश्योरर के बीच में जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेगा कौन? रिजॉल्व करने के लिए यह 2 टास्क फोर्स सेटअप की गई है, जिससे इंश्योरर्स और री इंश्योरर के बीच में जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। और इसके लिए एक रिपोर्ट सबमिट हुई है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर एक ये चीज़ है कि ये 3 हफ्तों के अंदर अंदर इन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है, किसको? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये टास्क फोर्स बनाई गई है इनको 3 वीक के अंदर अंदर। अब इसमें जो पहला पैनल है उस पहले पैनल में 9 मेंबर है, ठीक है। और ये फाइंड आउट करेंगे और रिजॉल्व करेंगे वो सारे के सारे इश्यूज जो नॉन लाइफ इंश्योरर के बीच में है और री इंश्योरर के बीच में है। किसके बीच में बात करें? ये इंश्योरर थे, ये नॉन लाइफ इंश्योरर के बीच में जो इश्यूज है किसके साथ? री इंश्योरर्स के साथ, री इंश्योरर। सो उनको रिजॉल्व करेगा ये पहला पैनल। और इस पैनल के जो हेड कौन करेगा? हेड कर रहे हैं भार्गव दास गुप्ता, हेड कर रहे हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कौन? भार्गव दास गुप्ता जी। अब जो सेकंड पैनल है उसमें 7 मेंबर्स हैं और ये रिजॉल्व करेंगे सारे के सारे डिस्प्यूट जो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट्स है और री इंश्योरर्स है, ठीक है। जितने भी लाइफ इंश्योरर्स है और री इंश्योरर है, वो था नॉन लाइफ इंश्योरर्स, ठीक है। ये है लाइफ इंश्योरर्स। और इस पैनल को हेड कौन कर रहा है? हेड कर रहा है नवीन ताहिलियानी। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? नवीन तहलियानी। और इसको हेड करने वाला है, सेकंड पैनल को ये हेड करेंगे, नवीन तहलियानी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 24। टोटल 60 न्यूज़ है। तो देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट के नीति आयोग से रिलेटेड ये न्यूज़ है। सो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, जिनका नाम था अमिताभ कांत फॉर्मर, ठीक है। पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग जिनका नाम है अमिताभ कांत इज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू शेरपा फॉर G20 के लिए, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो है उसके लिए इंडिया का नया शेरपा बनाया गया है नीति आयोग के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत को। और ही इज़ गोइंग टू रिप्लेस पीयूष गोयल हु इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है उनको रिप्लेस कर रहे हैं अमिताभ कांत। फाइन। पास्ट में इन्होंने ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे नीति आयोग के 6 साल तक। ऑल्सो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में भी सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम किया है। बस इससे रिलेटेड इतनी ही न्यूज़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट 25। यूनाइटेड किंगडम PM, ठीक है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज PM ऑफ यूके के PM पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। किसने? बोरिस जॉनसन ने
फाइन, रेजिग्नेशन एज PM of UK आफ्टर वॉट? यस, उन्होंने यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पोस्ट रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उनकी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, साथ साथ में जितने भी पार्टी के लॉ मेकर्स थे, ठीक है। ही वॉज अबेंडेंड बाय द पार्टीज लॉ मेकर्स एज वेल एज द मिनिस्टर्स। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी से, जिनके पार्टी का ये कंजर्वेटिव पार्टी के से रिलेटेड थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी से के जो लीडर की पोजीशन थी वो भी इन्होंने छोड़ दी है, बोरिस जॉनसन ने, ठीक है। एंड ही वॉज फोर्स टू क्विट when 3 cabinet members and more than 40 ministers resign on 5 जुलाई। जब उन्हें ज़बरदस्ती अपनी पोस्ट से हटाया गया है, जब 3 कैबिनेट मेंबर्स उन्हीं की पार्टी के और 40 मिनिस्टर्स ने 5 जुलाई 2022 को रिज़ाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली अगर इतने लोग रिज़ाइन कर रहे हैं तो उनके लीडर को भी रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। और सिंस 2019 से क्या हो रहा था, 2019 से वो प्रधानमंत्री थे यूके के और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी थे, और अभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया दोनों ही पोस्ट से। कुछ उनकी फेमस बुक्स भी हैं, जैसे 72 वर्जिन्स, ये उनकी फेमस बुक है। और भी फेमस बुक्स हैं, ड्रीम ऑफ रोम, ठीक है, चर्चिल फैक्टर, हाउ वन मैन मेड हिस्ट्री। सो ऐसी ऐसी कुछ है बुक्स उनकी। सो यस, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूज़ नंबर 26, इंटरनेशनल मलाला डे। इंटरनेशनल मलाला डे हम सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब ऑन 12 जुलाई। 12 जुलाई 2022 को हम इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व करते हैं, और ये यंग एक्टिविस्ट है, ठीक है। उनके बर्थडे पर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई 2022। और शी बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट नोबल प्राइज ल्यूरेट। ये वर्ल्ड की यंगेस्ट, सबसे छोटी नोबल प्राइज ल्यूरेट बनी है, इन्होंने नोबल प्राइज़ जीता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में 2014 में उन्होंने नोबल प्राइज़ जीता था। और ये मलाला यूसुफजाई के बर्थडे पर ये इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये सेकंड पाकिस्तानी है जिसको नोबल प्राइज़ मिला है। इसके बाद अब्दुल सलाम को मिला था 1979 में, ये फिजिक्स के ल्यूरेट थे, ठीक है। सो उनको उस फील्ड में मिला था, और 1979 के बाद कोई अवार्ड नहीं मिला था। सो मलाला यूसुफजाई को मिला है, और ये सेकंड पाकिस्तानी है। इनकी कुछ फेमस बुक्स भी है मलाला यूसुफजाई की। पहली बुक है आई एम मलाला, द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज सॉट बाय द तालिबान। ये पूरा का पूरा नाम है आई एम मलाला, अ गर्ल या द गर्ल who stood up for women, who stood up for education and was sought by the Taliban। और इस बुक को, ये ऑटोबायोग्राफी है मलाला की, जिसको लिखा है क्रिस्टीना लैम्ब ने। क्रिस्टीना लैम्ब ने 2013 में इस बुक को लिखा था और लॉन्च किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये हमारा 26 तक कंप्लीट होता है। न्यूज़ नंबर 27। सो 27th न्यूज़ है, 7 जुलाई 2022 को त्रिपुरा ने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है और कमेंस्ड किया है। उस फेस्टिवल का नाम है खारची फेस्टिवल। खारची फेस्टिवल, और खारची फेस्टिवल के अंदर क्या होता है, 14 दईतीस को प्रेयर दी जाती है, प्रेयर की जाती है 14 दईतीस के लिए, ओके। और ये हुआ कहाँ पे, खायरपुर विच इज़ इन त्रिपुरा। खायरपुर में हुआ ये, जो ईस्टर्न आउटस्कर्ट, त्रिपुरा के ईस्टर्न आउटस्कर्ट पर ये खायरपुर एरिया है, और यहाँ पे ही ये कमेंस किया गया, फाइन। और या दैट इज़ इट। और जो ये खारची है, खारची में बेसिकली ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है। खारची एक ट्राइबल फेस्टिवल है, और लेकिन इसका ओरिजिन हिंदू ओरिजिन ही है, हिंदू की तरफ से ओरिजिनेट किया गया था, फाइन।
ऑल्सो इसके अंदर, इस फेस्टिवल के अंदर जितने भी लोग होते हैं डाइटीज़ को प्रेयर ऑफर करते हैं, उनको एक बात लेनी होती है रिवर हावड़ा में। हावड़ा रिवर में उन्हें बात लेनी होती है, और हावड़ा रिवर त्रिपुरा में ही है ऑब्वियसली। ठीक है, अब बस इसमें इतना ही है। और ये ट्राइबल फेस्टिवल है जो कमेंस किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के लोग बहुत इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इंडिया और बांग्लादेश में ही सबसे ज़्यादा ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 28। तो 28th न्यूज़ है पुष्कर सिंह धामी से रिलेटेड। पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, उन्होंने बाल वाटिकास को लॉन्च किया है। बाल वाटिकास लॉन्च किया है कहाँ पे? आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें बाल वाटिकास को लॉन्च किया। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने बेसिकली टू इम्प्रूव द प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन से भी पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उत्तराखंड में, इसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ ही उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला ऐसा स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 एट प्री प्राइमरी लेवल। प्री प्राइमरी लेवल पर इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड बेसिकली इस पूरे के पूरे इसमें उत्तराखंड प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को जिनकी एज 3 से लेकर 6 साल के बीच में होगी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और कितने स्कूल्स में? 5000 स्टेट रन प्राइमरी स्कूल्स में, 5000 स्टेट रन प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 29। तो इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इंडियाज़ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। सो इंडियाज़ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने मडागास्कर के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ई विद्या भारती में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है इंडिया टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एंड मडागास्कर के बीच में फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट में। ठीक है, और ये इतना हो गया फाइन, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। और इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे ऑनलाइन डिग्रीज प्रोवाइड की जाएगी, डिप्लोमा प्रोवाइड किए जाएंगे मडागास्कर के सिटीजन्स के लिए। इट इज़ नॉट फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर मडागास्कर सिटीजन्स। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टू विद क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके साथ में ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड की जाएगी सिटीजन्स ऑफ मडागास्कर को, डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन, ओके। इसके साथ साथ में अराउंड 26 इंडियन यूनिवर्सिटी है, 26 ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसमें आंध्रा यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट होंगी। ठीक है, और जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो आई लर्न पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो पोर्टल का नाम है आई लर्न पोर्टल, जो इम्पोर्टेंट है पोर्टल का नाम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 30। सो क्रोएशिया विल बिकम द 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन का 20वां मेंबर क्रोएशिया बना है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। तो टू अडॉप्ट यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला क्रोएशिया 20th मेंबर बना है यूरोजोन का टू अडॉप्ट यूरो करेंसी।
जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। ऐसा यूरो जोन का 20th मेंबर जो है वो क्रोएशिया है। और यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको फाइनेंशियली अनाउंस कर दिया, फॉर्मली अनाउंस कर दिया है। और ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। इन्होंने अपनी जो क्रोएशियन क्यूना उनकी करेंसी थी उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, फाइन। तो उनकी जो अभी फ़िलहाल की करेंसी थी क्रोएशियन क्यूना, उसको रिप्लेस करके अडॉप्ट कर लिया है यूरो। बेसिकली अराउंड 8 साल हो गए जब यूरो को 20 साल के अंदर यूरो की वैल्यू यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई थी। और उस टाइम पे इसको निकाल दिया गया था यूरो को, लेकिन अभी ठीक है तो इसीलिए अभी रिप्लेस कर रहे हैं। और जो क्रोएशियन क्यूना है उसका मतलब कंपैरेटिवली अगर करें, कंपैरिजन करें तो इन्फ्लेशन भी कम है और इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो एक स्टेबल करेंसी डिज़ाइन है। जो क्रोएशियन है इसका इन्फ्लेशन का भी सिस्टम लो है और साथ साथ में इंटरेस्ट रेट का भी लो ही है, तो एक स्टेबल करेंसी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है या कि 8 साल, हाँ ये 8 साल पहले यूरो की वैल्यू बहुत कम हो गई थी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो उसके लिए इसीलिए उसको रिप्लेस करके क्रोएशियन क्यूना किया गया था। उसका इन्फ्लेशन भी कम था, इंटरेस्ट रेट भी कम था, इसीलिए फाइन। और क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ाग्रेब और इसके प्रेसिडेंट है ज़ोरान मिलानोविक। ज़ोरान मिलानोविक इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया, ज़ोरान मिलानोविक। और इसमें ऑफिशियल बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोएशियन लैंग्वेज है। क्रोएशियन लैंग्वेज इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ क्रोएशिया। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 31 पर। तो रिन्यू पावर क्या है? इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इंडियाज़ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। और इसने सक्सेसफुली रीफाइनेंस कर लिया है 2024 की जो मैच्योरिटी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, मैच्योरिटी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है 2024 की, उसको सक्सेसफुली रीफाइनेंस कर दिया है। सो है सक्सेसफुली रीफाइनेंस 2024 की मैच्योरिटी डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जिनके जो जिसका प्रोजेक्ट किया जो डेप्ट है वो इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया है। सो विद अमोर्टाइजिंग प्रोजेक्ट डेप्ट फ्रॉम एन इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके साथ में रिन्यू जो है वो पहला ऐसा इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी फर्म बन चुका है जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को रीफाइनेंस कर रहा है। सो इसके साथ में इंडिया ऐसा पहला इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी बन चुका है जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को रीफाइनेंस कर रहा है और विद अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 525 मिलियन यूएस डॉलर, 525 मिलियन यूएस डॉलर के साथ 2019 में उसकी वर्थ थी कितनी? 525 मिलियन यूएस डॉलर इन बॉन्ड्स की, जिनको इशू किया है रिन्यू ने और जो मैच्योर होनी थी 2024 में। ठीक है, 2024 में मैच्योर होने थी और इसको दोबारा से रीफाइनेंस कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 32 क्या है? स्टार हेल्थ एंड एलीड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर, कॉमन सर्विसेज सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, कॉमन सर्विसेज सेंटर, उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ में? स्टार हेल्थ एंड एलीड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर ने जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, उन्होंने पार्टनरशिप की है टू टेक हेल्थ इंश्योरेंस टू रूरल इंडिया। जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको रूरल एरिया में और रूरल इंडिया में लेके जाया जा सके, हैव पार्टनर टू टेक हेल्थ इंश्योरेंस
जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको रूरल एरिया में लेके जाया जा सके और रूरल इंडिया में लेके जाया जा सके। और जो ये पार्टनरशिप है ये प्रोवाइड कर रही है अराउंड 5 लाख CSC, 5 लाख कॉमन सर्विसेज सेंटर्स प्रोवाइड कर रही है टू अ रेंज ऑफ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट that would meet the need of rural customers across the Tier 2 and Tier 3 cities and rural market across India। और इसके चेयरमैन एंड CEO कौन है? वी जगन्नाथन चेयरमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्टार हेल्थ एंड एलिड इंश्योरेंस के। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में और इसके हेडक्वार्टर चेन्नई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? चेन्नई में है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 33। तो 33rd न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं जिनका नाम है मीना हेमाचंद्रा, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट किया है एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैसा बैंक। सो करूर वैसा बैंक में पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है मीना हेमाचंद्रा को एंड ही वॉज द फॉर्मर RBI एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया करूर वैसा बैंक का जो एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है 3 साल तक के लिए। और वो एडिशनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं इसी बैंक के, फाइन। और मतलब 26 मई 2022 से एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे थी और अभी इनको मीना हेमाचंद्रा को पार्ट टाइम चेयरमैन बना दिया गया है। अब इससे रिलेटेड ऑल्सो उन्होंने जब वो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तब उन्होंने बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी वो 2015 से 2017 के बीच में। और वो RBI कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल भी रह चुकी है, प्रिंसिपल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल बैंकिंग की ये प्रिंसिपल भी रह चुकी है। अब जो ये करूर वैसा बैंक है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बी रमेश बाबू इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है करूर वैसा बैंक में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वैसा बैंक करूर विच इज़ इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपॉइंटमेंट किया है किसका? अपने जनरल मैनेजर का एज जो उनकी फ़िलहाल पोजीशन थी मधुलिका भास्कर जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। अब उनको चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट उनकी हुई है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीनों के लिए उनको चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्जेस, ओके। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया? उन्होंने रिप्लेस किया अतुल सहाय को रिप्लेस किया है जिनका टेन्योर 28 फरवरी 2022 को ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अतुल सहाय को उन्होंने रिप्लेस किया है। और NIACL की फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 35। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है 100% एक्विजिशन ऑफ सोलेनर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड का बाई शेल ओवरसीज। वैसे इतना ही इम्पोर्टेंट है नहीं पर फिर भी जो शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो उसने एक्विजिशन कर लिया है 100% एक्विजिशन ऑफ सोलेनर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन किया है सेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ने। और इसका अप्रूवल दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि 100% एक्विजिशन किया जाए सोलेनर्गी प्राइवेट पावर प्राइवेट लिमिटेड का।
और ये कौन से सेक्शन के अंदर हुआ है? अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर ये हुआ है। फाइन। और यस, सेकंड चीज़ क्या है इसी में, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक और अप्रूवल दिया है कि 100% एक्विजिशन ऑफ इक्विटी इन 10 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 10 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 100% एक्विजिशन किया जाए इक्विटी का। किसके थ्रू? बाय श्रीन इनवाइट, ठीक है, श्रीम इनवाइट के थ्रू 100% एक्विजिशन किया जाए इक्विटी का 10 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और ये है अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 36। सो बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मेकर, बेंगलुरु बेस्ड टू व्हीलर मेकर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर जो है ओला इलेक्ट्रिक, उसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल, इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170, ठीक है, NMC 2170। सो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170, इसको बेसिकली क्या क्या है, इसने लॉन्च किया है, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर है ओला इलेक्ट्रिक, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप, जो इंडिया में ही डेवलप हुआ है, लिथियम आयन सेल NMC 2170। और इसका सारा का सारा प्रोडक्शन, और ये बोल सकते हैं मेजोरिटी जो इसका प्रोडक्शन का है, तो इसका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगा उसकी चेन्नई बेस्ड गीगा फैक्ट्री में बाय 2023 से, ठीक है। और जो बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक है वो अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल अगस्त 2021 में ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है और हैज़ सेट अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट करने वाली कंपनी भी ओला इलेक्ट्रिक ही है। और अभी फ़िलहाल ओला इलेक्ट्रिक अपने 4 व्हीलर क्रिएट करने में लगी हुई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 37। सो 37th न्यूज़ है, ये 135th एडिशन है, ठीक है, 135वां एडिशन है ये विंबलडन 2022 का। और 135th एडिशन ऑफ विंबलडन 2022 इन जुलाई, ये जुलाई 2022 में हुआ था, जुलाई 2022 में हुआ था। और हुआ कहाँ पे है? ये लंदन UK में हुआ है। इसमें नोवाक जोकोविच हु इज़ फ्रॉम सर्बिया, जो सर्बिया से है, उन्होंने बेसिकली कौन सा अवार्ड जीता है? उन्होंने जीता है जेंटलमैन सिंगल्स टाइटल, जेंटलमैन सिंगल्स टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने, जेंटलमैन सिंगल्स टाइटल जीता है, ओके, अगेंस्ट निक क्रिगियोस। निक क्रिगियोस के अगेंस्ट ये मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के है ये, निक क्रिगियोस, इनके अगेंस्ट हुआ था। इसमें 2022 का जेंटलमैन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। और ही हैज़ क्लेम्ड टिल नाउ अराउंड 7 विंबलडन टाइटल, ठीक है, 7 विंबलडन टाइटल अभी तक नोवाक जोकोविच के पास है। फाइन। विमेंस कैटेगरी में इलिना रायबाकिना, शी इज़ फ्रॉम कजाकिस्तान एंड शी हैज़ वॉन द 2022 विमेन सिंगल्स विंबलडन टाइटल, ठीक है। विंबलडन टाइटल बेसिकली नोवाक जोकोविच ने जीता है मेंस कैटेगरी में, और इलिना रायबाकिना ने जीता है ये विमेंस कैटेगरी में। और इन्होंने हराया किसको है? ओनस जैबियोर
and she is from Tunisia. Onas Jabior, she is from Tunisia. Elena Rybakina is from Kazakhstan. Novak Djokovic is from Serbia and Nick Kyrgios is from Australia. दोनों ने विंबलडन जीता है, उन्होंने मैन कैटेगरी में, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में। ओके, और ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल था एलिना रायबाकिना का एंड शी इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू। इसके साथ साथ में नोवाक जोकोविच की अगर हम बात करें, he became the first player to win 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से चारों ग्रैंड स्लैम में अराउंड 80 मैचेस में को जीतने वाले पहले प्लेयर नोवाक जोकोविच है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड। तो तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड का कंस्ट्रक्शन जो है अप्रूव किया है। तो इसका कंस्ट्रक्शन अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। पूरा नाम इसका यही है, तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल लाइन, और ये गुजरात में इसका कंस्ट्रक्शन अप्रूव हुआ है और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रूव किया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। ठीक है, इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, साथ साथ में मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी और लीडिंग टू ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन। उस रीजन की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल भी इंक्रीज़ करेगी। अब जो रेल लाइन है उसकी जो पूरी लेंथ है वो है 116.65 किलोमीटर और इसकी एस्टिमेशन है टोटल 2798.16 करोड़ रुपीज़। इसमें टोटल कॉस्ट लगने वाली है 2798.16 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन है कि ये 2026-27 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक और अप्रूवल साइन किया है, और अप्रूवल है बेसिकली किसके लिए, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट बनने वाला है, कहाँ पे, गुजरात के वडोदरा में, और उसको अपग्रेड करेंगे। क्या बोलेंगे, अब अपग्रेड करके उसको बोला जाएगा, मतलब ये इसके लिए अप्रूवल है कि अपग्रेडेशन होगा। जो वडोदरा गुजरात में नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है उसका गति शक्ति यूनिवर्सिटी और गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, अब जो ये नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है वो पहले डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी था, अब उसको अनाउंस कर दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस था उसका, अब उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। फाइन, ओके, इतना है इसमें इम्पोर्टेंट। और एक और चीज़ है कि जो ये नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट था ये पहली बार ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। 2017 में स्टार्ट होने के बाद इसका नाम जो ये रखा है गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये रखा गया है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। जो 100 ट्रिलियन का पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है ना, उसके ऊपर रखा है। सो ये 100 ट्रिलियन पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, उसके नाम के ऊपर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनने जा रहा है और इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। इसका अनाउंसमेंट किया है दिल्ली के मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ने। और ये कहाँ पे बनेगा, होलांबी कलान में बनेगा। और होलांबी कलान जो है दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट रीजन में होलांबी कलान पड़ता है और वहाँ पे इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा, इसका डेवलपमेंट होगा और इसका टोटल एरिया होगा वो 21 एकड़्स। ठीक है, और इसके लिए एक 11 मेंबर कमेटी बैठाई गई है इस पार्क के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, 11 मेंबर कमेटी असाइंड हुई है। फाइन, उसके साथ साथ में जो ये
दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और दिल्ली फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का इंडिया में। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आता है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे यूपी, फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ नंबर पे न्यू दिल्ली आता है ई वेस्ट की प्रोडक्शन में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, न्यूज़ नंबर 40th। तो 40th न्यूज़ क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को। सो इट हैज़ इंट्रोड्यूस पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। कैसे? बाई अमेंडिंग इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ मेजर पेपर प्रोडक्ट्स, जितने भी मेजर पेपर प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट पॉलिसी को अमेंड करके, मेजर पेपर प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसकी पॉलिसी को उसकी इंपोर्ट पॉलिसी को अमेंडमेंट करके, उसकी इंपोर्ट पॉलिसी में किसकी? मेजर पेपर प्रोडक्ट्स की पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। उसके साथ साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दी गई है फ्रॉम 15 जुलाई, 15 जुलाई 2022 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बेसिकली किस में हेल्प करेगा? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में हेल्प करेगा, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में ये हेल्प करेगा। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अग्निकुल कॉस्मोस से रिलेटेड है। अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये चेन्नई बेस्ड इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। अग्निकुल कॉस्मोस इज़ अ चेन्नई बेस्ड इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। इसने अपना पहली रॉकेट मेकिंग फैसिलिटी ओपन की है। सो अग्निकुल कॉस्मोस विच इज़ चेन्नई बेस्ड इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप ओपन इट फर्स्ट रॉकेट मेकिंग फैसिलिटी। रॉकेट फैक्टर 1 इसका नाम है, रॉकेट फैक्टर 1। और ये बेसिकली किस लिए हुई है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स के लिए, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स के लिए इस फैसिलिटी को ओपन किया गया है। ओके, और ये 3D पॉकेट प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स कहाँ पे? आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क में, आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स के लिए ये फैसिलिटी ओपन की गई है। फाइन, और इसका टोटल एरिया होगा 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में ये फैसिलिटी ओपन की जाएगी। और इसको पहले भी एन चंद्रशेखरन हु इज़ द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड एस सोमनाथ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्मली इनॉग्रेटेड इट, इनॉग्रेट इन्होंने किया हुआ है, एस सोमनाथ ने और चंद्रशेखरन ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 42। सो साउथ कोरिया बेस्ड सैमसंग, ठीक है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। उसने इंडस्ट्री का पहला न्यू ग्राफिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप डेवलप किया है। इंडस्ट्री का पहला न्यू ग्राफिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप, न्यू ग्राफिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप को डेवलप किया है, साउथ कोरिया बेस्ड है। ठीक है, और बेसिकली इससे क्या होगा? इसकी स्पीड फास्ट है बहुत ज़्यादा, और पावर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके ये वाली चीज़ आई है। इसकी पावर एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है और ये स्पीड इसकी काफ़ी फास्ट है। ठीक है, सो 24 गीगाबिट ग्राफिक डबल डाटा रेट 6, देखिए पूरा नाम इसका यही है, इस चिप का नाम इसका ग्राफिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप का नाम 24 गीगाबाइट ग्रेफाइट डबल डाटा रेट 6, ग्रेफाइट डबल डाटा रेट 6, ग्रेफाइट डबल
डाटा रेट 6, ठीक है। सो ये थर्ड जनरेशन, इसने थर्ड जनरेशन अडॉप्ट किया है और 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। और इसकी स्पीड अराउंड 30% फास्टर है, जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में 30% उसकी फास्टर है। इसकी स्पीड अराउंड 1.1 टेराबाइट पर सेकंड है, 1.1 टेराबाइट पर सेकंड, और जो फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, फास्टेस्ट है वर्ल्ड में। और ऑल्सो ये 275 फुल एचडी मूवीज़ एक सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। इसकी ये कैपेसिटी है कि 275 फुल एचडी मूवीज़ एक सेकंड के अंदर अंदर प्रोसेस कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है। पहले तो मिशन वात्सल्य के लिए की थी, अब मिशन शक्ति स्कीम के लिए भी कुछ गाइडलाइंस इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, जो 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव हो जाएगी। और इस गाइडलाइंस के अंदर जितने भी वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है, जो 181 से 181 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम नंबर के साथ। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम नंबर के साथ, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम नंबर के साथ, जो 112 है, 181 और 112 नंबर को मर्ज करके एक स्टॉप सेंटर बनाया जा रहा है, 1 स्टॉप सेंटर। और इसके साथ साथ में मतलब जो एक क्या बोलते हैं, सो इसका पूरा इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब सारी की सारी हेल्पलाइन नंबर को मिलाया जा रहा है, वीमेन हेल्पलाइन नंबर को चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर के साथ और एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलाया जा रहा है। इसके लिए नई गाइडलाइंस इशू की गई है। और ये कौन सी स्कीम के अंदर हुआ है? मिशन शक्ति स्कीम के अंदर ऐसा हुआ है। फाइन। इससे रिलेटेड एक और चीज़ भी है, जो ये मिशन शक्ति है, इसकी 2 सब स्कीम्स भी है। एक तो है संभाल और दूसरी है समर्थ्या। समर्थ्या। सो ये दो सब स्कीम है। जो संभाल स्कीम है ये बेसिकली फोकस करती है विमेंस पर, और जो समर्थ है ये फोकस करती है, जैसे ये फोकस करती है विमेन की सेफ्टी पर, ठीक है, विमेन की सिक्योरिटी पर। और जो ये समर्थ्य है ये फोकस करती है विमेन की एम्पावरमेंट पर। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से रिलेटेड। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करते हैं। उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है डेवलप करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए कमेटी फॉर्म की गई है। और किस पर हुई है? राइट टू रिपेयर, ठीक है। राइट रिपेयर करने का जो राइट होता है उसके लिए ये कमेटी फॉर्म की गई है, जिससे एम्फसाइज कर सके लाइफ मूवमेंट को, लाइफ मूवमेंट को एम्फसाइज किया जा सके। अब लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए हमारा क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर के लिए बेसिकली ये एक कमेटी फॉर्म की गई है, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हम तैयार कर सके राइट टू रिपेयर एक्सरसाइज के लिए। फाइन। और इस कमेटी के जो चेयरमैन है, द कमेटी टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन द राइट टू रिपेयर, उसके चेयरमैन होगी निधि खरे। शी इज़ एन एडिशनल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फूड एंड पब्लिक, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो एडिशनल सेक्रेटरी है निधि खरे, उनके चेयरमैनशिप के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 45। सो 45th न्यूज़ है, एक असेसमेंट आया है। असेसमेंट का पूरा नाम है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट है उसकी रैंक फर्स्ट आई है अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल में। सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल में फर्स्ट रैंक आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की। डिजिटल पुलिस पोर्टल की रैंक सेकंड आई है, ठीक है।
और अंडर सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल, जो सेंट्रल की जितनी भी मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल है उसकी बात करें तो डिजिटल पुलिस पोर्टल की रैंक सेकंड आई है। और ये अनवील किया, जो ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है, ये किसने तैयार किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने इसको तैयार किया है नेस्कॉम के साथ मिलकर और KPMG के साथ मिलकर के 2021 में। ठीक है, सो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज एंड KPMG के साथ मिलकर के 2021 में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ नंबर 46। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम, एक स्कीम के कंटिन्यूएशन को अप्रूव किया है और उस स्कीम का नाम क्या है? ROSCTL उस स्कीम का नाम है। उस स्कीम के कंटिन्यूएशन को अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और ROSCTL की फुल फॉर्म है रिबेट ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवीज, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवीज, सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवीज। सो फुल फॉर्म है ROSCTL की रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवीज। और सेम रेट रहेगा जो अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स अंटिल 31 मार्च 2024। तो अब पूरी बात ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और जो ROSTCL की रेट चल रहे थे वो रेट सेम रहेंगे 31 मार्च 2024 तक, कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसा अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, ऐसा अनाउंसमेंट किया है। जो गारमेंट्स के एक्सपोर्ट होता है उनका रेट फाइन। और जो ये ROSTCL स्कीम है ना, इसने ROSL को सक्सीड किया था। पहले इसका नाम ROSCTL नहीं था, ROSL था, और मतलब रिबेट ऑफ स्टेट लिवीज। और वो इनिशिएटिव मार्च 2019 में वो चेंज हो गया, ROSCTL बन गया था आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में। फाइन, ओके। अब चलते हैं आगे, 46 कंप्लीट। नेक्स्ट है 47। सो केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया, केरला पहला और एक अकेला ऐसा स्टेट बना है इंडिया में जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विसेज होने वाली है। और ऐसा इसने किसके थ्रू किया है? थ्रू केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के थ्रू केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के थ्रू उसने ऐसा कर पाया है। और ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका एम था कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड की जाए हर एक को केरला के अंदर। और जो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड है ना, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जो मिला है वो मिला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। फाइन। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली जिससे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को और अराउंड 30,000 गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को, या 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज को। ठीक है, अब चलते हैं आगे, न्यूज़ नंबर 48। तो टोटल 60 है, ख़त्म ही होने वाला है। यस, सो पहला वर्चुअल समिट इंडिया में, ठीक है, इज़राइल का, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उन्होंने एक समिट वर्चुअली लॉन्च किया है। ठीक है, पूरा नाम है इसका ड्यूप्ड 1-2U2 फर्स्ट 1-2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट 2022। ड्यूप्ड 1-2U2 फर्स्ट 1-2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट 2022 वॉज हेल्ड ऑन 12 जुलाई 2022। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को ये वर्चुअल समिट हुआ है, ड्यूप्ड 1-2U2 फर्स्ट 1-2U2 और लीडर वर्चुअल समिट 2022। फाइन।
और ये समिट तब ऑर्गेनाइज हुआ जब जो बाइडन इज़राइल में थे, ठीक है, एज पार्ट ऑफ हिज ट्रिप टू वेस्ट एशिया। जब वो वेस्ट एशिया की ट्रिप पे है और अभी वो इज़राइल में थे, उस टाइम पे ये कमेंस्ड हुआ। ओके, फाइन। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है। और कहाँ पे? द्वारका, गुजरात में। द्वारका, गुजरात में एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। और एडवांस टू एडवांस हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द्वारका, गुजरात, जिसके अंदर 300 मेगावाट ऑफ विंड एंड सोलर पावर कंसिस्ट होगा। विंड एंड सोलर पावर प्लांट कंसिस्ट करेगा, ठीक है। और इसको सप्लीमेंट किया जाएगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के साथ। बैटरी एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 49। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद न्यू ई फिलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नया ई फिलिंग पोर्टल है, नया ई फिलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसके साथ इंटीग्रेट होने वाला पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। इससे कस्टमर्स, इंडिविजुअल हो या कोई कॉरपोरेट हो, अपना डायरेक्ट टैक्स पे कर पाएगा इस पोर्टल के टैब पे जाकर यूजिंग कोटक नेट बैंकिंग। कोटक नेट बैंकिंग के पोर्टल से ही, कोटक नेट बैंकिंग की जो साइट होगी वहीं पे पोर्टल में इस पोर्टल से वो अपने इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2022 ऑब्जर्व हुआ है। और इसको ऑब्जर्व यूनाइटेड नेशन ने ही स्टार्ट किया था, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और ये 15 जुलाई 2022 को ऑब्जर्व किया गया है। इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए जो यूथ के स्किल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर फ्यूचर। पहला वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया है 15 जुलाई 2015 में किया गया था। ओके, और बेसिकली ये प्रोवाइड करता है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा यूथ को, जिससे वो एक स्किल्स क्रिएट कर सके अपने डिसेंट काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फाइन। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली रिलेटेड टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। सो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है इसकी इसका जो यूज़ होता है, डिस्प्ले होता है, जो नेशनल राष्ट्रीय फ्लैग है उसका यूज़, उसका डिस्प्ले और उसको होस्ट करने का जो है एक गाइडलाइंस के अंदर काम करता है, वो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये पूरा का पूरा गाइडलाइंस वर्क करती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ठीक है। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो स्टार्ट हुआ था वो 26 जनवरी 2002 को स्टार्ट हुआ था। और उसके अंदर क्या बोला गया था कि देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट 2002 विच वॉज रिलीज ऑन 26 जनवरी 2002। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, पर अगर वो डिग्निटी के साथ उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, तो उस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में अमेंडमेंट हुआ है। एक अमेंडमेंट तो 30 दिसंबर 2021 में हुआ था। और इसमें अमेंडमेंट में ये हुआ था कि जो नेशनल फ्लैग पॉलिस्टर के बनते हैं और जो मशीन मेड होंगे उनको भी अलाउ कर दिया था, पहले उनको अलाउ नहीं किया गया था। तो ये एक तो अमेंडमेंट ये हुआ। सो अब सारे के सारे नेशनल फ्लैग जो हैंड स्पिन हो, ठीक है, हाथ से बुने हुए हो, हैंड वेवन हो, मशीन मेड हो, कॉटन हो, पॉलिस्टर हो, और वूल के हो, सिल्क के हो, खादी के हो, तो सारे के सारे अलाउ कर दिए गए हैं। यही है इसमें इम्पोर्टेंट
की अमेंडमेंट हुआ था 30 दिसंबर 2021 में। अब नेक्स्ट है जलदापड़ा नेशनल पार्क। तो जलदापड़ा नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड, और वेस्ट बंगाल के भी अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट में, जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर ईस्टर्न हिमालयाज पे है बेसिकली। जो जलदापड़ा नेशनल पार्क है वो एक ऐसा नेशनल पार्क है जो अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न हिमालयाज पर है। और राजा जो ओल्डेस्ट रॉयल बंगाल टाइगर था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है इसी शेल्टर में, उसका नाम राजा था। फाइन। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं 53। तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होती है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ प्रोमिसरी नोट दैट मे बी परचेज्ड बाय अ पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा प्रोमिसरी नोट होता है जो एक पर्सन परचेज कर सकता है अगर वो इंडिया का है और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। फाइन। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा किस्सा स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस बिल 2017 में, ओके। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी उसके बाद 2018 में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी 2018 में। फाइन। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी मिली थी कि वो इशू भी कर सकता है और इन बॉन्ड्स को इनकेश भी कर सकता है, विच आर वैलिड फॉर 15 डेज। अगर मतलब जिस दिन इनको इशू किया गया है उससे 15 दिन तक के लिए ही ये वैलिड है, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इशुएंस, ठीक है। नेक्स्ट 15 दिन के बाद वो वैलिड नहीं होगी। और इसके अराउंड 29 ऑथराइज्ड ब्रांच है जिसमें ये इशू भी किए जाते हैं और ये एनकेश भी होते हैं ब्रांचेस। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ नंबर, फिर हम 17 to 25 करेंगे पर वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो न्यूज़ है नेक्स्ट अरमांड डुप्लांटिस, ठीक है, ये स्वीडन के हैं। इन्होंने अपना ही खुद का मैन पोल वोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया जुलाई 2022 में, जंपिंग 6.20 मीटर एट वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप इन बेलग्रेड। सो बेलग्रेड के वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप में उन्होंने 6.20 मीटर की जंप लगा के अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया मेंस पोल वोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड में। फाइन, ओके। और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने किसको है? ब्राज़ील के थियागो ब्राज को हराया है। इनका जो जंप था वो था 5.95 मीटर का, उनका 6.20 का। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया एंड क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड, नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है फॉर द सेकेंड टाइम इन जून 2022 में। जून 2022 में नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है सिल्वर जीत के। इनका थ्रो था भी 89.94 मीटर एट द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग 2022। डायमंड लीग 2022 में जो स्टॉकहोल्म स्वीडन में हुई उसमें 89.94 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया, ठीक है। और एंडरसन पीटन को गोल्ड मिला है क्योंकि उनका थ्रो 90.31 मीटर का था एंड ही इज़ फ्रॉम ग्रेनेडा। वो कहाँ के हैं? ग्रेनेडा के हैं। उनका थ्रो 90.31 मीटर का था, इसीलिए उनको गोल्ड मिला। नेक्स्ट है गुजरात से रिलेटेड। तो गुजरात नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022 का 36th एडिशन होस्ट करेंगे। सो गुजरात इज गोइंग टू होस्ट द 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया बिटवीन 27 ऑफ सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, जो होने वाले हैं 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में ये होने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो ये पहली बार हो रहा है कि गुजरात होस्ट कर रहा है नेशनल गेम ऑफ इंडिया को। फाइन। और ये इवेंट
7 साल बाद दोबारा से हो रहा है, 7 साल तक नहीं हुआ था। और सिटीज़ कौन कौन सी? अहमदाबाद में होगा, गांधीनगर में होगा, सूरत में होगा, वडोदरा में होगा, राजस्थान राजकोट में होगा, नॉर्थ राजस्थान, राजकोट में होगा और भावनगर में होगा। सो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर में ये इवेंट होगा। फाइन। और 2015 में खेला गया था, तब हुआ था केरला में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पीएम मोदी से रिलेटेड। सो पीएम मोदी ने गोल्डन जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट किया है, किसके? अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। सो अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ अभी रिसेंटली, उसमें पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है ये, और ये हुआ है 6 जुलाई। ठीक है, और अग्रदूत जो बेसिकली है वो एक बहुत वाइडली रेड पेपर है असम में, असम का पेपर है, बहुत फेमस पेपर है। ओके, और ये हुआ था असमीज बाई वीकली के नाम से स्टार्ट हुआ था। फाइन। ओके, और इसी के उससे फिर 1995 में पेपर आ गया था, उस पेपर का नाम था दैनिक अग्रदूत। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है थावरचंद गहलोत, हु इज़ द कर्नाटका गवर्नर। कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत, उन्होंने इनोग्रेट किया है कर्नाटका का फर्स्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली पार्क। फर्स्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली पार्क इनोग्रेट किया है कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है ये? जवाहरलाल बाल भवन, जो बच्चों के लिए होता है, जिनके जो डिसेबल होता है। ओके, बाई माइंड ट्री एंड भवन सोसाइटी। इसमें टोटल कॉस्ट जो लगेगी वो अराउंड 3 करोड़ कॉस्ट लगने वाली है। तो कर्नाटका का पहला डिसेबल फ्रेंडली पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन कर्नाटका बाय अनाउंस्ड बाय कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत। ओके, और ये क्यूबान पार्क में होगा, और ये उन बच्चों के लिए होगा जो डिसेबल्ड है। फाइन। और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3 करोड़ रुपए की। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट न्यूज़। यूनाइटेड किंगडम एक एग्रीमेंट में आया है, किसके साथ? साउथ कोरिया के साथ। अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी एबल टू शेयर डाटा अक्रॉस द बॉर्डर विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, they are going to share the data across the border without any kind of restrictions between UK and South Korea. UK is going to share its information with South Korea and vice versa. Okay, सो ये यूनाइटेड किंगडम का पहला इंटरनेशनल डाटा एडिक्वेसी एग्रीमेंट होने वाला है। इट विल बी इंडिया यूके's फर्स्ट इंटरनेशनल डाटा एडिक्वेसी एग्रीमेंट पोस्ट ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट के बाद पहला इंटरनेशनल डाटा एडिक्वेसी एग्रीमेंट होने वाला है यूके का। फाइन। एंड इट विल अनेबल वाइटल रिसर्च। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से रिसर्च हो पाएगी आफ्टर शेयरिंग देयर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है 9 से लेकर 16 जुलाई तक की करंट अफेयर्स की। फ्रेंच एरोस्पेस मेजर सैफरन, नाम है सैफरन, उन्होंने अपना डिसीजन अनाउंस किया है टू सेट अप देयर लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन। सबसे बड़ा और पहला एयरक्राफ्ट इंजन जो है MRO फैसिलिटी, वो हैदराबाद तेलंगाना में अनाउंस किया है। सो फ्रेंच एरोस्पेस मेजर सैफरन ने अनाउंस किया है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और पहला एयरक्राफ्ट इंजन MRO फैसिलिटी तेलंगाना के हैदराबाद में। और ये फैसिलिटी सेटअप होगी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200 करोड़ रुपीज़। 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये फैसिलिटी सेटअप हो पाएगी। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अराउंड 1000 हाईली स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करेगी, 1000 हाईली स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करेगी तेलंगाना में। फाइन। ओके,
और 1200 करोड़ मीन्स 150 मिलियन US डॉलर। फाइन, ये ख़त्म होता है यहीं पे ही। और अब नेक्स्ट वाली वीडियो में 17 to 25 वाले रिवीजन होगा। सो ऐसे कर करके अभी हमारा जुलाई ख़त्म हो जाएगा। एक बार फटाफट से इनका रिवीजन कर लेंगे 17 to 25 से लेकर 26 to 31 वाले। और उसके बाद फिर सेम, और जो मेरा वो बचा हुआ है जून में, सॉरी जुलाई के नेशनल अफेयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया था जुलाई मंथ का, और जो बाकी का बचा हुआ है वो भी मैं एक आधी वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। फिर हम जून करेंगे, फिर ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और साथ के साथ अगस्त सितंबर ऐसे आगे वाले भी करते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।